सो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 एग्रीकल्चर इंडिया। हमारा ये चैप्टर नंबर 12 एग्रीकल्चर इन इंडिया। सो लेट अस सी कि क्या है इस चैप्टर में, किस तरीके से एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में कितनी छोटी छोटी टर्म्स होती है, क्या अलग अलग चीज़ों को कहा जाता है, किस तरीके से एग्रीकल्चर इंडिया में होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखते हैं। इन द प्रीवियस लेसन वी हैव स्टडीड फिजियोग्राफी, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल agriculture, which is the backbone of Indian economy. In India, around 70% of population earns its livelihood from agriculture. Still, it provides livelihood to the people in our country. It fulfills the basic need of human beings and animals. It is an important source of raw material from many agro-based industries. So, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा इंडिया में, ठीक है। सो अब ये एग्रीकल्चर, इसको हम लोगों ने कहा कि इट्स अ बैकबोन फॉर इंडियन इकोनॉमी। दिस इज एन आईएमपी पॉइंट एज अ पार्ट ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। इन इंडिया अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन अर्न्स इट्स लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के थ्रू 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अपनी खुद की लाइफ स्पेंड कर रही है, खुद की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रही है। इट स्टिल प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू द पीपल इन आवर कंट्री। इट फुलफिल्स द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। सिर्फ ह्यूमन बीइंग की नहीं बट एनिमल्स की भी बेसिक नीड्स ये फुलफिल कर रहा है, राइट। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडियाज जियोग्राफिकल कंडीशंस इज यूनिक फॉर एग्रीकल्चर because it provides many favorable conditions. There are plain areas, fertile soil, long growing season and wide variations in a climatic condition, etc. Apart from unique geographical conditions, India has been consistently making innovative efforts by using science and technology in increased production. इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। डिफरेंट मेथड्स को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं, नई साइंटिफिक मेथड्स को अपना रहे हैं। सो जिसके वजह से किसी न किसी तरीके से ये प्रोडक्शन जो ये प्रोसेस है इसको हम लोग इंक्रीज कर सकते। राइट, लेट्स मूव ऑन। So, in this lesson we will discuss about variations, types of farming, cropping patterns and establish their relationship with various geographical factors. We will also discuss some of the major issues and challenges faced by the Indian agriculture in this lesson. ठीक है, different types of farming, कितनी types of farmings होती है, क्रॉपिंग पैटर्न, किस तरीके से क्रॉपिंग, डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से क्रॉपिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट टॉपिक इज 12.1 टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। You know that India has a diversified topography. You have already learned about it in the lesson on geography of India. The country has Himalayan mountain range as we have studied in the last chapter. ठीक है, extending from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in northeast. They have hill ranges in the form of Eastern Ghats and Western Ghats. Do you know India has one of the largest plain areas of the world in the form of Indo-Ganga plain. This is the largest plain areas of the world. Central part of the India is dominated by the plateau area. Apart from variation and landform, the country has variety of climate conditions and soil types. इसके अलावा भी इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस देखने मिलते हैं। विद दैट वी हैव आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ना कि हर एक प्लेन में सेम टाइप ऑफ सॉइल है, बट वेयर वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ सॉइल्स। दिस physical variation along with the factors like availability of irrigation, use of machineries, modern agriculture inputs like high yielding varieties,
HYV of seeds. Insecticides and pesticides have played their respective roles in the evaluation of different farming practices in India. Some of the major types of farming are discussed below. मतलब different types of farming, right? इसके बारे में बात की है कि different inputs उन्हें देकर, like irrigation, availability, फैक्टर्स को यूज करके, यूज ऑफ मशीनरीज, डिफरेंट मशीन्स को, न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोगों ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ट्राई किया. सो फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज सब्सटेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग. एक फार्मिंग जो होती है, फर्स्ट वन सब्सटेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग. लेट अस सी कि इसमें क्या होता है. मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया प्रैक्टिसेस सब्सटेंस फार्मिंग. मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो है वो इस तरह की फार्मिंग प्रेफर करते हैं, सब्सटेंस फार्मिंग. This means farming for own consumption. In other words, the entire production is largely consumed by the farmer and their family, and they do not have surplus to sell in the market. मतलब मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो है वो सिर्फ खुद की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये इस तरह की फार्मिंग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जितना भी वो लोग प्रोडक्शन करेंगे वो खुद के कंजप्शन के लिए, फॉर ओन कंजप्शन. इन द अदर वर्ड्स, the entire production is largely consumed by the farmer and their family. उनके फार्मर और उनके फैमिली मेंबर्स ही उसको कंज्यूम करता है, उतना ही, उससे ज़्यादा बचता नहीं कि उसे सरप्लस, कि उसे मार्केट में सेल किया जाए, सिर्फ उतना ही जितना खुद को ज़रूरत है. In this type of farming, land holdings are small and fragmented. Cultivation techniques are primitive and simple. In other words, there is a total absence of modern equipments like tractor and farm inputs like chemical fertilizers, insecticides and pesticides. In this farming, farmers mostly cultivate cereal along with the oil seeds. इस तरह की फार्मिंग में जनरली वो लोग सीरियल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड शुगर केन ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. और ना इतने सारे तरह के डिफरेंट नए मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी वो लोग यूज नहीं करते हैं, सिर्फ क्योंकि उनको खुद के कंजप्शन के लिए ही ग्रो करना होता है. सेकेंड वन इज कॉमर्शियल फार्मिंग, एंड दिस जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग. ये टोटली इससे ऑपोजिट है सब्सटेंस फार्मिंग. सब्सटेंस फार्मिंग में वो खुद की कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं, बट इसमें ऑपोजिट है. इन दिस केस मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर अर्निंग मनी. जितना भी वो प्रोड्यूस करे उसमें से मोर देन 50% सारा प्रोडक्शन को वो मार्केट में सेल करते हैं, जिसमें से वो कुछ ना कुछ अर्न करता है, ठीक है. एंड दिस सिस्टम फार्मर्स यूज इनपुट्स लाइक इरिगेशन, chemical fertilizers, insecticides, pesticides and high yielding varieties of seed etc. इतनी different types of equipments वो लोग use करते हैं to make more production. Some of the major commercial crops grown in different parts of India are cotton, jute, sugarcane, groundnut etc. इसमें generally इस तरीके के production किया जाता है, cultivation किया जाता है. Rice farming in Haryana is mainly for commercial purpose, as the people of this area are predominantly wheat eaters. इस एरिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर wheat eaters होते हैं, तो लोग इसी को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. However, in the east and northeastern states of India, rice cultivation would be largely of substance type. और ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में राइस कल्टिवेशन ज़्यादा देखने मिलता है. दिस इज ऑल अबाउट कॉमर्शियल फार्मिंग एंड सब्सटेंस फार्मिंग. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ हम लोग देख रहे हैं फार्मिंग, जिसमें हमने देखा फर्स्ट सब्सटेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, एंड सेकंड वन इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग. सो ये इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग किस तरीके से होता है. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड. पर यूनिट ऑफ लैंड जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे होता है. In the comparison with the temperate areas of USA, Canada and former USSR, India does not practices extensive farming. हमारे इंडियन जो होता है वो लोग extensive farming नहीं generally prefer करते हैं. When we use large patch of land for cultivation, then we call it extensive farming. हम लोग क्या करते हैं, बड़ी-बड़ी फील्ड, बड़ी-बड़ी जगहें हम लोगों के पास होती है, so वो it's a part of extensive farming, ठीक है. Here total production may be high due to the large area, but per unit our production is low. हमारा टोटल प्रोडक्शन भले ही हाई रहता है, बट पर यूनिट जितना हमने सिलेक्ट किया होता है उतना ज़्यादा नहीं होता है एज कंपैरिजन, ठीक है. बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा एरिया हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, पर
पर यूनिट अगर देखना जाए, पर यूनिट ऑफ लैंड देखा जाए तो वो कम रहता है। इंटेंसिव फार्मिंग रिकॉर्ड्स हाई प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड। अब इंटेंसिव में क्या होता है, पर यूनिट ऑफ लैंड में हाई प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन इज इन जापान वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन इज वेरी लिमिटेड। अब जापान जो है वहां पे लैंड फॉर कल्टीवेशन बहुत कम है, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट ऑफ केरला इन इंडिया। अब वैसे ही सेम सिचुएशन हम लोग केरला में देख सकते हैं इंडिया के, जिसमें हमारे पास कल्टीवेशन करने के लिए लैंड बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर स्टेट्स, राइट। थर्ड वन इज प्लांटेशन फार्मिंग। It is an state where a single cash crop is grown for a sale. This type of agriculture involves growing and processing of single cash crop purely meant for sale. कैश क्रॉप मतलब प्लांटेशन फार्मिंग वो होती है जो उगाया इसलिए जाता है जिसके कि उसे बेचा जाए और उसमें से कुछ न कुछ अर्न किया जाए, ठीक है। टी, कॉफी, रबर, बनाना एंड स्पाइसेस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। ये सारे प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जांपल है। Most of these crops were introduced in India by the Britishers in the 19th century. 19th century में ब्रिटिश लोगों ने ये सारे कैश क्रॉप्स इन्हें कहते हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया था। Fourth one is mixed farming. It is a situation in which both rising crops and rearing animals are carried on simultaneously. Here, farmers engaged in mixed farming are economically better than others. ठीक है, इसमें दूसरे फार्मिंग से ये बेटर रहता है। इसमें इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो फार्मर्स जो है वो लोग बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा दिखता है, राइट। मिक्स फार्मिंग में इसमें हर एक मिक्स प्रोडक्शन होता है। सिचुएशन इन विच बोथ राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स, दोनों ही हो जाता है, आर कैरिड ऑन सिमिलटेनियसली, दोनों को एक साथ में ये चीज करवाई जाती है, ठीक है। ये दोनों चीजें देखने मिलती है, क्रॉप्स भी उग रहे होते हैं और एनिमल रेयरिंग भी चल रहा होता है। और क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन द नेचर एंड पर्पस ऑफ फार्मिंग। इट मे बी ओवरलैप। फॉर एग्जांपल, बनाना इज अ प्लांटेशन टाइप ऑफ फार्मिंग। इट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज अ कॉमर्शियल फार्मिंग। अब बनाना जो फार्मिंग है उसको हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग भी बोल सकते हैं, राइट। Here they have silent features of Indian agriculture. Substance agriculture are mentioned earlier. Most parts of India have substance agriculture. हम लोगों ने इससे पहले मैं देखा था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया हम सब क्या करते हैं, सब्सटेंस एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे इंडिया में देखा जाता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन practiced in India for several hundreds of years and still prevailing in the larger part of India in spite of the large scale change in agriculture practices after independence. After independence आज भी हम लोग को ये बहुत several hundred years से भी हम लोग देख रहे हैं, आज भी ये बहुत सारी जगह पे देखने मिलता है कि जो बहुत सारे लोग substance farming कर रहे हैं। Pressure of population on agriculture, किस तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। डिस्पाइट इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। 70% ऑफ पॉपुलेशन ऐसा कहा जाए तो about 70% of population is still अभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंडिया इन द लेट 60s एंड अर्ली 70s। 60s के खत्म होते हुए और 70s जब स्टार्ट हो रहा था तब के टाइम में हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन ये स्टार्ट किया। आफ्टर मोर देन 40 years of green revolution in agriculture, revolution in agriculture machinery and equipments, complete mechanization is still a distant dream. ये complete mechanization अभी तक हमें देखने नहीं मिल रहा है इतने सालों बाद भी। आफ्टर बता गया 40 years of green revolution भी आज भी हम लोग मशीनरी और इक्विपमेंट्स के बाबत में कंप्लीट मैकेनाइजेशन हम लोगों ने नहीं देखा, ये अभी तक एक ड्रीम ही है। डिपेंडेंस अपॉन मॉनसून, ठीक है। Since independence, there has been a rapid expansion of irrigation
इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक रैपिड एक्सपांशन दिख रहा है। एक्सपांशन मतलब बढ़ना, टाइम टू टाइम ये इंक्रीज हो रहा है। Despite the large scale expansion, only about 1/3 of total crop area is irrigated today. As a consequence, 2/3 of crop areas is still dependent upon a monsoon. 2/3 एरिया जो है, क्रॉप एरिया जो है, वो स्टिल डिपेंडेंट है मॉनसून पे, ठीक है। As you know, monsoon in India is uncertain and unreliable. This has become even more reliable due to the change in the climate. हमारे इंडिया में ये रिलायबल और अनसर्टेन हम लोग इसको बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और उसकी वजह से क्रॉप्स जो होते हैं उनको सही तरीके से पानी न मिलने की वजह से वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है, बिकॉज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन द क्लाइमेट। उसके बाद है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। कैन यू गेस व्हाई इंडिया हैज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स? As mentioned in the beginning of lesson, India has a diversity of topography, climate and soil. हमारे पास इंडिया के पास climate conditions different types के हैं, soil different types की है, ठीक है। Just only because of that we have different types of variety of crops available. Since India has a both tropical and temperate climate, crops of both of the climate are found in India. There are very few countries in the world that have variety comparable to that of India. You would realize that when we would discuss the different types of crops in detail, look at the table number 1 and get an idea. मतलब different because of हमारे पास different types of soils and climate conditions होते हैं, इसकी वजह से हमें इतने सारे different types of crops मिल रहे हैं। हमारे पास ये टेबल नंबर 1 में भी इन्होंने मेंशन किया है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मीनिंग एंड मेजर क्रॉप्स। ये आप एक बार देख लें। फूड ग्रेन्स है, कॉमर्शियल क्रॉप्स दे रखे हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे दे रखे हैं। हाँ, मैकेनाइजेशन दिखा, डिपेंडेंस अपॉन मॉनसून देखा, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हुआ and predominance of food crops. Since Indian agriculture has to feed a large population, production of food crops is the first priority of the farmers almost everywhere in the country. हर एक जगह पे कंट्री में हम लोग क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशन के लिए इतना सारा प्रोडक्शन होना भी जरूरी है, सबको पूरा हो जाए इतना, ये चीज भी उतनी ही जरूरी है, इसलिए फ्री डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप। सिंस इंडिया एग्रीकल्चर हैज टू बी फीड अ लार्ज पॉपुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। किसी न किसी तरीके से फूड प्रोडक्शन क्रॉप्स हो, वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें रहती है ऑफ द फार्मर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द कंट्री। However, in the recent years, there has been a decline in the share of land used for food crops due to various other commercially most advantageous uses of this land. अब लैंड के कुछ और तरीके से भी यूज करने की वजह से हम लोग प्लांटेशन के लिए और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उसका कम यूज कर रहे हैं, ये कम देखने मिल रहा है। डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ लैंड यूज्ड फॉर द फूड क्रॉप्स। सीजनल पैटर्न्स क्या होती है? इंडिया हैज द 3 distinct agricultural cropping season. You might have heard about Kharif, Rabi and Zaid. In India, there are specific crops grown in this 3 seasons. For example, rice is a Kharif crop, whereas wheat is a Rabi crop. Kharif and Rabi crops, जैसे जो मानसून जो होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट, मतलब जो रबी क्रॉप्स होते हैं, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़े थे, राइट। फॉर एग्जांपल राइस खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है एंड वीट जो है वो रबी क्रॉप्स कहा जाता है। क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से हम लोगों ने इनको नाम दे रखे हैं डिफरेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट वी हैव सीन के साइलेंट फीचर्स क्या थे ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। थर्ड टॉपिक 12.3 मेजर क्रॉप्स of India. India grows almost each and every crop. Can you think why? If you consider the variety of crops growing from Kashmir to Kanyakumari and western coast of Gujarat to extreme northeastern state of Arunachal Pradesh, another would be hundreds of crops. We group all these crops into 4 more types. Let us discuss main crops under each type in detail. हमारे इंडिया के पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं। उन्होंने बताया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात, इतने एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देयर वुड बी हंड्रेड्स ऑफ क्रॉप्स। इतने इस एरिया में फ्रॉम
कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड एक्सट्रीम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात का कुछ पार्ट, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अवेलेबल हैं। उसमें से कुछ इन्होंने 4 ब्रॉड टाइप्स कर दिए हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज फूड ग्रेन्स, जिसमें क्रॉप्स दैट आर यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मेजर क्रॉप्स उसमें आते हैं राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस एंड ऑयलसीड्स। सेकंड वन इज कॉमर्शियल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जिसमें कॉटन, जूट कॉमर्शियल में आते हैं, जो बेच कर, जैसे हमने बोला कि क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल, जिसको उगाया ही इसलिए जाता है, जिसका प्रोडक्शन इसलिए होता है, उसको बेचे और उसमें से कुछ ना कुछ पैसे अर्न करे और अपनी लाइफ को स्पेंड करे, नीड्स को फुलफिल करे। उसी तरह प्लांटेशन क्रॉप्स विच आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन कवरिंग लार्ज स्टेट, ठीक है, उसमें जैसे टी, कॉफी, कोकोनट एंड रबर्स जो आते हैं, ठीक है। फिर हॉर्टिकल्चर, सेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन, इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें ग्रो होते हैं। फर्स्ट वन इज फूड ग्रेन्स, जिसमें आता है राइस। फर्स्ट राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स इन इंडिया, दैट इज प्रीडोमिनेंटली अ खरीफ और अ समर क्रॉप। इसे समर क्रॉप और खरीफ क्रॉप हम कहते हैं। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया ऑफ द कंट्री एंड प्रोवाइड्स फूड टू मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। राइस जो है मोर देन द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन राइस को कंज्यूम करता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ऑफ राइस कंज्यूमर्स। मैक्सिमम जो भी पॉपुलेशन है, लोग जो है वो लोग राइस ज्यादा प्रेफर करते हैं। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द राइस कल्टीवेशन? If you look at rice grow areas of India, you should find that this is the only crop in India which is grown in varied conditions of illustrated below. ठीक है, let us see which type of conditions. Temperature, कैसा टेम्परेचर चाहिए? राइस रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। राइस को प्रोडक्शन देने के लिए उसको हॉट एनवायरनमेंट मतलब चाहिए, ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए। द टेम्परेचर शुड बी फेयरली हाई ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस mean monthly temperature with average temperature of 22 degree to 32 degree तक राइस को प्रोडक्शन करने के लिए इतना डिग्री होना चाहिए, मतलब 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तक। सेकंड वन इज रेनफॉल कितना चाहिए होता है? रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 150 to 300 centimeter is suitable for its growth in the areas of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh where rainfall is less than 100 centimeter. Rice is cultivated with the help of irrigation. Irrigation के हेल्प से, जहाँ पे 100 centimeter से कम है, उस एरियाज में irrigation के हेल्प से राइस को प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड है 150 to 300 centimeters. Soil, rice is grown in the varied soil conditions but deeply clayey and loamy soil provides the ideal condition. जब तक उसको लूमी और क्लेई सॉइल नहीं मिलती तब तक उसको आइडियल कंडीशन नहीं मिलता है कि वो राइस ग्रो करे। राइस इज प्राइमरली ग्रोन इन द प्लेन एरियाज दैट इज आल्सो ग्रोन बिलो सी लेवल एट Kuttind, Kerala, hill terrace of north eastern part of India and valley of Kashmir. उसको valley of Kashmir और hill terrace बोल सकते हैं नॉर्थ इंडियन ईस्टर्न पार्ट का, ठीक है, उस एरिया में इसको ज्यादा ग्रो किया जाता है। इन्होंने पूरा मैप दे रखा है मेजर एरियाज जहाँ पे राइस प्रोडक्शन होता है। Labor, rice cultivation requires easily available cheap laborers because most of the activities associated with it are labor oriented and are not very well suited for mechanization. ये जो राइस प्रोडक्शन जो है वो मैकेनाइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, इस पे लेबर फोर्स की जरूरत पड़ती है ज़्यादातर, ठीक है। सेकंड वन इज लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन। राइस इज अ ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। हर एक स्टेट में इंडिया के राइस को ग्रो किया जाता है। द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आसाम एंड महाराष्ट्र। इट वाज आल्सो ग्रोन इन हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात, कश्मीर वैली, ठीक है। इन सारे स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स में राइस का प्रोडक्शन होता है। व्हीट, सेकंड वन इज व्हीट। Wheat is second most important food crop of India. Next to rice, it is a rabi or a winter crop. जैसे कि हमने देखा, wheat जो है उसको हम लोग कहेंगे it's a rabi and
इट्स रबी एंड विंटर। एज सेम हमने राइस के लिए देखा, इट्स खरीफ एंड समर क्रॉप। समर क्रॉप, ठीक है। सो जो राइस है उसे हम लोग खरीफ, ये समर के क्रॉप्स का कहेंगे, एंड जो व्हीट है वो विंटर के लिए क्रॉप्स, रबी एंड विंटर क्रॉप्स। इट इज सोन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर एंड हार्वेस्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ समर। इसको तभी बोया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर, विंटर सीजन के बिगिनिंग पे, और हार्वेस्ट कर दिया जाता है समर सीजन के बिगिनिंग पे। नॉर्मली in the northern India, the sowing of wheat begins in the month of October, November, and harvesting is done in the month of March, April. This is a staple food of millions of people, particularly in the northern and northwestern region of India. Unlike rice, wheat is grown mostly as a rabi or a winter crop. इसे रबी और विंटर क्रॉप्स का कह सकते हैं। wheat is grown mostly in winter and rice, ठीक है। ये दो को दे दिए गए हैं। अब इसका टेम्परेचर, रेनफॉल कैसा होता है देखते हैं। सो इसको टेम्परेचर लगता है बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस एट अ टाइम ऑफ सोइंग एंड 21 टू 26 एट अ टाइम ऑफ रिपेनिंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है। फिर रेनफॉल की बात करें तो एनुअल रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर अपर लिमिट फॉर द व्हीट कल्टीवेशन। इसको 100 सेंटीमीटर तक का व्हीट कल्टीवेशन के लिए चाहिए होता है। Wheat can also be grown in the irrigation method in the areas where rainfall is less than 75 centimeter. Less than 75 हो तो ऐसे एरिया में भी प्रेफरेबल होता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। फिर सॉइल जो है, सॉइल की बात करें तो growing the variety of soils will drained, fertile, loamy and clay loamy soil. It's best suited for the wheat cultivation. लेबर की बात करें तो व्हीट इज हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिक्वायर्स लेस लेबर। ये मैकेनिज्म यूज करके ही, डिफरेंट मशीन्स इक्विपमेंट्स को यूज करके ही हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इसमें कम लेबर की जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, ठीक है, and Haryana together produce more than 66 of the total wheat of the country. 66% ये सब लोग मिलकर प्रोड्यूस कर लेते हैं। मिलेट्स, थर्ड वन इज मिलेट्स। मिलेट्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन वार्म वेदर क्रॉप्स और क्रॉप्स आर यूज्ड फॉर बोथ फूड एंड फोडर। दिस आर खरीफ क्रॉप्स, इसे हम लोग खरीफ क्रॉप्स बोल सकते हैं। आर सोन इन May, August and harvested in the month of November. Today millets are mostly consumed by the poor people as staple food. Poor people इसे ज़्यादा यूज करते हैं। In India, lots of millet is grown and these are known as various local names, ठीक है। इसे different local names से जाना जाता है, जैसे कि these are ज्वार, बाजरा, रागी, कोरा, कॉर्न, कुटकी, हारका, बाउटी, राजगीरा, ये different तरीके से हम लोग इसे जानते हैं। इन सारे लोकल नेम्स यहाँ पे इन्होंने इसका भी मैप दे दिया है पूरा, व्हीट प्रोडक्शन का कौन से एरिया में मेजर है, कौन से में अदर एरियाज हैं। इसका भी टेम्परेचर देखें तो इसको बिटवीन 27 डिग्री टू 32 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल देखें तो इसमें रेंजिंग फ्रॉम 50 टू 100 सेंटीमीटर तक का आइडियल क्लाइमेट कंडीशंस जैसा चाहिए होता है कल्टीवेशन के लिए। सॉइल की बात करें तो मिलेट इज sensitive and soil deficiency, they grow in the inferior alluvial and loamy soil. Distribution of jawar, bajra is grown both in the north and south India. देखें तो गुजरात, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। रागी is generally concerned with the southern India and तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, इन सारे एरियाज में इस क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। Pulses की बात करें तो it includes a number of crops which is mostly leguminous and provide an invaluable proteins to give a vegetarian population of India, as they have favored sources of proteins in the comparison to those who consume meat and fish. They also serve as excellent forage and grain concentrates in the cattle feed. A part of this leguminous crops has capacity to fix atmosphere nitrogenous in the soil and are normally rotated with the other crops to maintain
and restore soil fertility. The large variety of pulses are found in India. These are grams जैसे कि तुअर और अरहर, pigeon pea and red grams, उड़द यानी black grams, मूंग यानी green grams, ठीक है, ये different names से जाना जाता है. But among this above mentioned varieties only gram and तुअर और अरहर are more important pulses. ये ज़्यादा important रहते हैं. ग्राम्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द pulses, if accounts of about 37 of the production and about 30% of the total area of pulses in India. It is a rabi crop which is sown between September to November. इसको नवंबर to September to November में ही ग्रो किया जाता है, इसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं, और हार्वेस्ट किया जाता है February to April में. Cultivated in single crop and mixed with wheat, barley, linseeds and mustard के साथ इसे मिक्स किया जाता है. जियोग्राफिकल कंडीशंस देख ले तो टेम्परेचर इसको चाहिए होता है 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री टेम्परेचर का. रेनफॉल बात करें तो 40 to 45 सेंटीमीटर रेनफॉल इज फेवरेबल फॉर ग्राम कल्टीवेशन. सॉइल की बात करें तो लूमी सॉइल की जरूरत पड़ता है. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिफरेंट स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड महाराष्ट्र में इसे ज्यादा ग्रो किया जाता है. ठीक है, दिस इज द टॉपिक वी आर कंप्लीटेड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और उसको कैसा जियोग्राफिक कंडीशंस चाहिए होते हैं इन सारे व्हीट, राइस है, ग्राम है, इन सारे डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए. सो हियर वी हैव अ सेकंड टॉपिक ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स. As mentioned in the beginning of lesson, commercial crops are those crops which are grown for the sale, either in raw form or a semi-processed form. In this section, we will learn more about selected cash crops like sugarcane, cotton and jute, 2 beverages, tea and coffee, 3 oilseeds like groundnut, mustard and rapeseed. ये different crops के बारे में हम लोग बात करते हैं. For commercial crops जो जनरली इसलिए ही इसका प्रोडक्शन किया जाता है कि उसको बेचकर उसमें से कुछ न कुछ अर्न किया जाए. फर्स्ट वन इज शुगर केन. कैन यू थिंक लाइफ विदाउट शुगर? In your everyday life, it is almost impossible to think a life without sugar. Do you know sugarcane belongs to the bamboo family of plants and it's indigenous to India. It is a kharif crop. Sugarcane जो है वो खरीफ क्रॉप लोग से कह सकते हैं. It is a kharif crop. It is the main source of sugar, gur or khadi saag. It also provides raw material for the manufacturing of alcohol, bagasse, the crushed cane residue has also multiple uses. It is used for manufacturing of paper. It is also an insufficient substitute for petroleum products and a host of other chemical products. A part of it is used as a fooder के तरीके से भी इसको यूज किया जाता है. मतलब हर एक जगह पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. लाइक शुगर भी हमारी लाइफ में इतना ही इम्पोर्टेंट है. शुगर के बिना वी कांट, मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसा रहेगा खाना, राइट. सो विदाउट शुगर, इफ वी टॉक अबाउट टी, विदाउट शुगर हाउ द टी विल बी टेस्टेड, लाइक कैसा उसका टेस्ट आएगा. सो एंड डिफरेंट अगर हम लोग स्वीट्स की बात करें तो स्वीट्स में भी अगर शुगर नहीं होगा तो कितना, मतलब वी डोंट थिंक सो कि हमें कोई टेस्ट उसमें मिलेगा, राइट. प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल. अभी शुगर केन में से रॉ मटेरियल मिलता है जिसकी वजह से हम लोग अल्कोहल जो होता है वो भी इसमें से प्रोड्यूस होता है. और दूसरी भी इन्होंने चीज़ें मेंशन की है. फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर ऑल्सो, लेट अस हाईलाइट ऑल दिस. मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल है, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर है. इट इज ऑल्सो सफिशिएंट सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए की बात करें हम लोग तो अ पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड एज अ फूडर के तरीके से भी ये यूज होता है. मतलब एक क्रॉप उसका इतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस हम लोग देख सकते हैं, लाइक. ठीक है, लेट अस मूव. Some of the geographical conditions for the growth of sugarcane. अब sugarcane की conditions अगर देखें तो हम लोग 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है. एवरेज टेम्परेचर इतना चाहिए होता है. रेनफॉल की बात करें तो 75 टू 150 सेंटीमीटर रेनफॉल इज फेवरेबल फॉर द sugarcane cultivation. इतना तो चाहिए ही होगा. यहाँ पे इन्होंने मैप में भी दे दिया है कौन से एरियाज में sugarcane प्रोडक्शन होता है इंडिया में.
ठीक है, आप इसे डेप्थ में देख सकते हैं। Let us talk about the soil. Soil, variety of soils में sugarcane can tolerate and kind of soil that can retain moisture, but deep, rich, loamy soil is ideal for the growth. Loamy soil, इसमें loamy soil की जरूरत पड़ती है for the growth of sugar cane, ठीक है। लेबर्स की बात करें तो इट इज लेबर ओरिएंटेड कल्टीवेशन एंड रिक्वायर्स चीप लेबर। लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्शन है, इसलिए इसमें लेबर्स की जरूरत पड़ेगी ही। ह्यूमन हैंड्स आर रिक्वायर्ड एट वेरी स्टेज, एवरी स्टेज पे ह्यूमन हैंड्स की जरूरत पड़ेगी, मशीन्स से काम नहीं चलेगा। सोइंग, होइंग, वीडिंग, इरिगेशन, कटिंग एंड कैरिंग शुगर केन्स टू द फैक्ट्रीज। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो India has the largest area under sugarcane cultivation in the world and the second largest producer next to the Brazil. Brazil is the first largest state जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो इंडिया। एज द फार एज डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन इन इंडिया इज कंसर्न्ड, देयर these are three distinct geographical regions in the country. The regions are Satluj Ganga plain from Punjab to Bihar, containing 51% of the total area and 60% of the country's total production. मतलब 51% to 60% तक ये पंजाब टू बिहार वाला पार्ट कवर करता है। उसके बाद ब्लैक सॉइल बेल्ट फ्रॉम महाराष्ट्र टू तमिलनाडु along the eastern slopes of Western Ghats, coastal आंध्र प्रदेश एंड कृष्णा रिवर वैली, इतने पार्ट्स में ये कवर होता है। कॉटन की बात करें तो कॉटन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फाइबर क्रॉप नॉट ओनली फॉर इंडियन बट आल्सो फॉर द एंटायर वर्ल्ड। सिर्फ इंडियन नहीं बट वर्ल्ड के हर एक कंट्री के लिए ये जरूरत होता है। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बट आल्सो इट्स सीड्स इज यूज्ड फॉर वनस्पति और ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री के लिए भी ये यूजफुल रहता है, ठीक है, वनस्पति के तरीके से। The cotton seed is also used as a part of fooder की तरह भी हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर मिल्क कैटल ऑफ बेटर मिल्क प्रोडक्शन। कॉटन इज बेसिकली अ खरीफ क्रॉप। कॉटन क्या है तो खरीफ क्रॉप है एंड ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में इसको ज्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, तो इतने तरीके से इसका यूज होता है। सम ऑफ द जियोग्राफिकल एरियाज की बात करें तो इसको किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए होगा कॉटन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके बाद अगर रेनफॉल की बात करें तो 210 frost free days in the years. It grows mostly in the areas having at least 210 frost free days का रेनफॉल इससे चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए होता है। हाउएवर कॉटन इज सक्सेसफुली ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। जिस एरियाज में 50 सेंटीमीटर से लेस हो उन एरियाज में इरिगेशन के मेथड से इसे उगाया जा सकता है। सॉइल की बात करें तो क्लोजली रिलेटेड टू द ब्लैक सॉइल ऑफ डिक्केन एंड मालवा प्लेट्यू। ब्लैक सॉइल में ये ज्यादातर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेबर्स की बात करें तो as picking of cotton has not been made mechanized till now, therefore a lot of cheap and efficient labor is required to time of picking. Picking के टाइम पे मशीन्स पॉसिबल नहीं है कि मशीन से वर्क किया जाए, बट लेबर की जरूरत पड़ेगी और जब उसमें से एक वो जो सीड होता है हम लोग बात करें कि वो जो क्रॉप होता है उसमें से निकालने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन India is largest area under cultivation and third largest producer of cotton next to China and USA. China and USA के बाद third largest producers India है, ठीक है। Within the country 2/3 of the total area of production is shared by the 4 states. 4 states में शेयर होता है 2/3 पार्ट, लाइक पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। यहाँ पे इन्होंने मैप भी दे दिया है कॉटन प्रोडक्शन इंडिया का डिफरेंट स्टेट्स का। ऑयल सीड की बात करें तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कमर्शियल ग्रुप्स इन इंडिया। In fact, India has the largest area and production of oilseeds in the world. Oil extracted from oilseed not only forms an important item of our diet, but also serve as the raw material for the manufacturing of hydrogenated oils, paints, varnishes, shops, lubricants, etc. ये different तरीके से इसका यूज किया जा सकता है, सिर्फ हमारे डाइट के लिए नहीं, but also serve as the raw material for manufacturing of hydrogenated oils, paints, varnishes, soaps,
ल्यूब्रिकेंट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसका यूज होता है। ऑयल केक्स भी है, इसमें फॉर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट कैटल फीड एंड मैन्योर, ठीक है, इतने अलग अलग तरीके से इसका यूज होता है। अगर हम लोग बात करें ग्राउंडनट की, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयलसीड ऑफ इंडिया। ग्राउंडनट इज ग्रोन बोथ एज खरीफ एंड रबी, खरीफ एंड रबी दोनों में इसका ग्रोथ होता है। 90-25% ऑफ टोटल एरिया इज डिवोटेड टू द खरीफ क्रॉप। इसके जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में जाने तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसको चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए। रेनफॉल की बात करें तो 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इज फेवरेबल फॉर द ग्राउंडनट कल्टीवेशन। इट इज हाईली susceptible to frost, prolonged drought, continuous area and stagnant water। stagnant water चाहिए होता है इसके लिए, मतलब एक ही जगह पे रुका हुआ पानी भरा हुआ हो, उसमें अच्छा इसका प्रोडक्शन होता है। Therefore dry winter is needed at the time of ripening। रिपेनिंग के टाइम में ड्राई विंटर का क्लाइमेट कंडीशन जैसा होना चाहिए। सॉइल की बात करें तो लूमी, सैंडी एंड लूमी, रेड येलो ब्लैक सॉइल आर वेल सूटेड फॉर द कल्टीवेशन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो different states like Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat are the three main producers of groundnut in India and account of about 60% of the total production. Another 30% of total production comes from Maharashtra, Karnataka and Odisha. ठीक है, so here our second topic is completed। हम लोगों ने crops देखे, oilseeds, groundnuts देखे, और यहाँ पे हमारे पास पूरा कॉटन प्रोडक्शन का मैप भी है।